हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज आज हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वर व व्यंजन का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट इस वीडियो के बाद आएगा। आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आज एक ही वीडियो से समझ आ जाए। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, भाषा जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के हम लोग अपना डेवलपमेंट आगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाषा को हम यूज तो करते हैं, तो उसके बारे में लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में पता चलेगा। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। लेकिन वर्ण जो है ये लिखित इकाई के रूप में मानी जाएगी, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले अगर आपसे मौखिक इकाई पूछ जाए तो वो क्या होगी? दैट वुड बी ध्वनि। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वो हो गया शब्द। अर्थ के आधार, सार्थक अर्थ के आधार पर, जिस यानी कि जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, उसके आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई शब्द। आई होप यू विल बी गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अगला क्या है? भाषा की पूर्णता इकाई, यानी कि एक पूरा सेंटेंस जिसमें हो जाए कंप्लीट, ऐसी भाषा की इकाई बतानी है जिसमें आपको कुछ समझ आए। दैट वुड बी वाक्य। भाषा की पूर्णता इकाई हो गई वाक्य। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं चाय पी रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, रीता ने मीता को ये कहा, है ना, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। ये पूर्णता हो गया क्योंकि मेरी बात आप तक कन्वे हो गई है। सो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में हो गई वर्ण, मौखिक रूप में ध्वनि, अर्थ के आधार पर शब्द, और भाषा की पूर्णता इकाई हो गई वाक्य। यहाँ पर है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो, यानी कि जिसको और ज्यादा ब्रेक करना ना पॉसिबल हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्तियां ध्वनि कहलाती है। ध्वनि क्या होगी? जिसके और आगे जाके खंड करना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो होगी ध्वनियां। अब देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो, उसकी लिखित अभिव्यक्ति को वर्ण कहते हैं। अब लिखित रूप में पूछ लिया गया तो वो होगी वर्ण। मौखिक रूप से पूछा था तो वो ध्वनियां हो गई थी जिसके खंड नहीं किए जा सकते थे। और अब वो रूप बताना जिसके खंड नहीं किए जा सकते लिखते वक्त, दैट वुड बी हमारे वर्ण। अब हम बात कर रहे हैं वर्णमाला के बारे में, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, बारह खड़ी को और वर्णमाला को सेम मानते हैं, बट गाइस दिस इज नॉट राइट। बारह खड़ी और वर्णमाला बिल्कुल अलग है आपस में, ठीक है। अब ये देखेंगे, वर्णों का एक निश्चित क्रम में लिखे समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है, यानी कि एक निश्चित क्रम में वर्णों को लिखा जाना चाहिए। देखिए, क, ख, ग, घ, है ना, सो ऑन। देखिए, एक निश्चित क्रम में है, क के बाद ख ही आएगा, और ख के बाद ग ही आएगा, ग के बाद घ ही आएगा। मतलब कि एक निश्चित, एक प्रॉपर, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी में लिखे गए क्रमों को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ रही हूं मैं, वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखे समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। अभी देखेंगे देवनागरी लिपि में कौन कौन से वर्ण हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। कुल वर्ण होते हैं 52, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 2। कुल स्वर होते हैं 11, ठीक है। अ आ ई है ना, पूरा वाला। अब देखिए, अयोगवाह जो होते हैं ना, ये 2 होते हैं। अयोगवाह भी 2 होते हैं। कुल व्यंजन हमारे 33 होते हैं, ठीक है। एक बार देखिए, उच्छिप्त व्यंजन ना 2 होते हैं जिनको बोला जाता है ड और ढ, ठीक है। अब ये देखिए, अयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं, अविसर्ग, ठीक है, और अंग। और संयुक्ताक्षर जो थे वो 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, अब हिंदी में ना, हिंदी के जो सारे वर्ण है, वर्णमाला है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम्स के अंदर भी। अब एक बार चार्ट बनाओ, आप इसको, इस पे नजर मारिए। स्वर देखिए, स्वर कितने लिखे हैं ना, इसमें 10 लिखे हुए हैं वैसे तो,
और 3 जो होते हैं इसको एडिशनल किए गए हैं, ये ऋषि, अंग, अंगा, ये सब अक्षर देखिए। चलिए पहले ये देखते हैं कि जो वर्णमाला है, देखिए गाइस, देखिए जो पहला वर्ग होता है इसको क वर्ग कहा जाता है, इधर लिखा भी हुआ है क वर्ग। दूसरा वर्ग है इसको च वर्ग कहा जाता है, तीसरे को ट, चौथे को त, पांचवे को प वर्ग। ठीक है, अक्षर की जो पहले पहले जो अक्षर होते हैं इन रोज के, इनके आधार पर इनको वर्गों में बांटा गया है। अभी देखिए अंतस्थ व्यंजन, यानी कि वो व्यंजन जिनका उच्चारण के समय मुंह के अंदर ही रह जाते हैं जो व्यंजन, उन्हें आप अंत्यवस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है य, र, ल, व। एक बार आप बोलिए, आप जब बोलेंगे ना इसका, तो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा इसमें यूज होगा। ठीक है, आधे शब्द ना मुंह में ही रह जाते हैं, य, र, ल, व। जब तक आप खुद से बोल के नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब देखिए, अब है ऊष्म व्यंजन, जिसमें कि श, श, स और ह आते हैं। बेसिकली होते क्या है, ये जो 4 वर्ण है ना, इनके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊर्जा निकलती है। गर्म मतलब ऊष्मा से निकलती है ना, गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, यानी कि गर्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, हवा से निकलती है, जिसे जो कि गर्म होती है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये तीनों व्यंजन। जो कि संयुक्त व्यंजन बेसिकली वो व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए क्षत्रिय वाला श, त्र, ज्ञ और श, क्योंकि 2-2 व्यंजनों से मिलके बन रहे हैं ये देखिए, है ना। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब हम अपनी अगली स्लाइड को देखते हैं और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्षत्रिय वाला श, ये कैसे कि कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, ये बनता है क और श से मिलकर बनता है। ठीक है, संधि विच्छेद करने पर देखिए इसका ये फॉर्म आता है। त्र जो है वो इन 2 शब्दों से मिलता है, 2 वर्णों से मिलकर बनता है और इसका संधि विच्छेद है। ऐसे ज्ञ और श का भी दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है, ये इसको आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि JEE के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया गया है ऑलरेडी। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन आपको समझ आ गए होंगे। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन एक ही होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और ये व्यंजन किन किन व्यंजनों की, किन किन वर्णों के सुमेल से बनते हैं, इसका भी आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। अब अगला शब्द है हमारे पास अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। नाम से पता चल रहा है, अनुस्वार यानी कि नाक से जुड़ा हुआ है, ये स्वर से जुड़ा हुआ है, और अनुनासिक ये भी नाक से जुड़ा हुआ है ना। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर पूछा और बोला क्या गया है। अनुनासिक स्वर के उच्चारण करते समय नाक से कम और मुंह से ज्यादा सांस निकलती है। नाक से कम और मुंह से ज्यादा सांस निकलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप बोलिए गांव, आंत, आंसू, चिड़िया आदि। एक बार आप बोल के देखेंगे, अगर हम इसको बोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नाक से नहीं, मुंह से ज्यादा सांस निकल रही है। मुंह से निकलने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, अनुनासिक स्वर। इसके कंपैरिजन में अनुस्वार देखते क्या होता है, परंतु अनुस्वार का उच्चारण करते समय नाक से अधिक और मुंह से कम सांस निकलती है। देखिए इसमें उल्टा हो गया, अनुनासिक में क्या होता था, मुंह से ज्यादा सांस निकलती थी, पर जबकि अनुस्वार में क्या होता है, नाक से ज्यादा सांस निकलती है। जैसे कि अंश, अंक, पंच, अंग आदि। एक बार आप बोल के देखिएगा, अगर आप बोल के देखेंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, कुछ शब्द के तत्सम रूप में अनुस्वार लगता है और तद्भव रूप में अनुनासिक लगता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि अंगूठा, दंत, दांत, आंत्र, आंत आदि। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को ना 2 भागों में बांटा गया है, एक है घोष और एक है अघोष। इसे सघोष भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो वर्ण होते हैं ना, उनको बोलते वक्त हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, यानी कि हमारे थ्रोट में वाइब्रेशन होती है। देखिए यदि कंपन है तो क्या हो गए, वो सघोष या फिर घोष हो गए।
कंपन नहीं है तो वो अघोष ही रहे, ठीक है। याद रखना कि स्वर तंत्रियों में जब कंपन होगी तो वो घोष हो गए, और जब कंपन नहीं है तो वो सघोष हो गए, सॉरी अघोष हो गए, है ना, अघोष हो गए। इस पेज पे दिया हुआ है श्वास, यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर शब्द, ठीक है। अब देखिए श्वास यानी कि सांस के अकॉर्डिंग बोलने जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बोलने में ज्यादा जान लगे, अगर अगर कोई शब्द ऐसे है जिसको बोलने में आपको ज्यादा जान लग रही है, तो वो क्या हो गई, वो हो गए महाप्राण, ठीक है। क्या हो गए, महाप्राण। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर बोलने में ज्यादा बल ना लगे तो वो हो गए अल्प प्राण। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अल्प प्राण में देखिए, अगर आप खुद बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, टो, दो, न, म, ग, इन शब्दों का जब मैंने उच्चारण किया तो मेरे गले में क्या हुआ, ज्यादा जोर लगा, मेरे गले ने बहुत जोर से इन शब्दों का उच्चारण किया। अब देखिए अल्प प्राण, इसके ऑपोजिट देखती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ ख, घ, झ, ठ, थ, तो क्या हुआ, मैंने फटाफट से बोल दिया इसको। क्यों? क्योंकि मुझे इसको बोलने में ज्यादा बल नहीं लगा। तो जिन शब्दों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा जोर लगे, ज्यादा बल लगे, वो हो जाते हैं हमारे महाप्राण। और जिनको बोलने में ज्यादा बल ना लगे वो होंगे हमारे अल्प प्राण। ये देखिए एक टेबल बनाया गया है, इस टेबल के ऊपर, इस टेबल में ना सब लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन से प्राण है, अल्प प्राण कौन से है और महाप्राण कौन से है। अब इसको लर्न कर लीजिएगा। वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें ना इसको कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ गया तो फिर ऑटोमेटिकली सब चीजें हमारे माइंड में फीड हो जाएंगी। अब हम अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्या नया सीखते हैं। उच्चारण के स्थान पर कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ पर आते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। पहला है कंठस्थ, है ना, कंठ, यानी कि जो भी वर्ड्स हमारे सीधे गले से आए, जो ध्वनियां सीधे गले से आ जाए वो क्या हो गई, कंठस्थ होगी। देखिए जो क वर्ग होता है वो इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। क वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, वो सब किस में आ गए, वो कंठस्थ में आ गए। अगला है तालव्य, नाम से पता चल रहा है ना, जिसको वो वाले वर्ण जिनको बोलते हुए हमारी जीभ क्या रहे, बिल्कुल सीधी रहे, तालव्य में रहे, तो वो कौन से वर्ग हो गए, च वर्ग वाले वर्ण हो गए वो, ठीक है, च वर्ग के वर्ण हो गए। अब देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य तो बहुत आसान है भाई सी। देखिए मूर्धन्य वो हो गए जिनको बोलते हुए हमारी जीभ मुड़ जाए, तो वो हो गए मूर्धन्य। देखिए ट वर्ग के आप किसी भी व्यंजन को, वर्ण को बोलेंगे ना तो आपकी जीभ ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगी, ठीक है जी। अगला है दंत्य, नाम से पता चल रहा है कि जब हम वो वाले व्यंजन होंगे इसमें कि जब हम कोई भी व्यंजन बोले, कोई भी वर्ड्स बोले, तो क्या हो, हमारे दांतों का स्पर्श हो, जीभ हमारी जो है वो दांतों को टच करे। तो त वर्ग के आप कोई भी वर्ण बोलिए, आपको पता चलेगा कि क्या होगा, इसमें दांतों को टच होएगा। त, थ, द, ध, न, ये मैंने वर्ड्स बोले, सबने में इस जब मैं वर्ड्स बोल रही थी तो क्या हुआ, मेरे जो टंग थी मेरी वो मेरी दांतों को टच कर रही थी। अगर देखिए औष्ठ्य, औष्ठ्य का देखो इसको नाम से पता चल रहा है कुछ सर्कुलर हो रहा है ना, सर्कुलर। तो क्या हो, जब हम दोनों होठों का प्रयोग से कुछ भी वर्ड्स बोले, यानी कि जब ऐसे वर्ड जिनको बोलते हमारे होठों का आकृति गोल बने, है ना, तो वो क्या हो गई, औष्ठ्य हो गई। जैसे कि अब देखिए वर्णमाला के अंदर आने वाले प वर्ग के जितने भी वर्ड्स हो गए वो किस में आ गए, वो औष्ठ्य के आ गए, क्योंकि जब आप इनको उच्चारण करेंगे ना तो आपका मुंह जो होगा वो गोल हो जाएगा। देखिए बोलिए प, फ, ब, भ, म। जब मैंने इनको बोला तो मेरे जो लिप्स हैं वो बिल्कुल राउंड हो गए। ओके, अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं भी व्यंजनों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ पीछे को आती है, पीछे को, तो वो हो गई वत्सर्य व्यंजन। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, त, थ, द, ध, न। जब हमने इन व्यंजनों का उच्चारण किया तो हमारी जीभ ऑटोमेटिकली पीछे आ गई, है ना, तो ये कौन से व्यंजन हो गए, वत्सर्य व्यंजन। अगली ध्वनि है कंठालु, कंठ तालु, सॉरी, ठीक है। कंठ तालु क्या होगी, देखिए इससे पता चल रहा है कि कंठ का भी यूज हो रहा है और तालु का भी यूज हो रहा है।
जब उच्चारण कंठ और तालु दोनों के प्रयोग से हो तो वो कौन से व्यंजन हो गए? कंठालु। अब इसके अंदर सिर्फ 2 व्यंजन आते हैं, एक ए और एक ए। ठीक है, ये दोनों व्यंजन किसमें आते हैं? कंठालु में। कंठ जब भी हम इनको बोलेंगे तो हमारे कंठ का भी इस्तेमाल होगा और हमारे तालु का भी इस्तेमाल होगा। अगला देखिए, अगला है कंठोष्ठ्य, यानी कि जब उच्चारण कंठ और होठ दोनों के प्रयोग से हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंठोष्ठ व्यंजन। अगला है दंतोष्ठ, यानी कि दंतोष्ठ ऐसे व्यंजन हो गए जब दांत और होठ दोनों का इस्तेमाल हो। जैसे मैं बोल रही हूँ वो, ओ, तो उससे क्या हुआ? फिर दांतों का इस्तेमाल भी हुआ और मेरे होठों का भी इस्तेमाल इसको उच्चारण करते समय हुआ। ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये चार्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने वीडियो को रिकैप करते हैं और देखते हैं हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। हमने देखा था भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ड लिखित रूप में, और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी या सबसे अच्छी इकाई कौन सी होगी? ध्वनि होगी थी। ठीक है, फिर हमने देखा था अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है शब्द। भाषा की पूर्णता इकाई कौन सी हो गई? वाक्य, क्योंकि पूरी हो गई, क्योंकि जब इसमें बात पूरी कर लेंगे हम अपनी तो क्या हो जाएगी? वो इकाई पूरी हो जाएगी। फिर हमने देखा था कि भाषा की वह इकाई जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर वो कौन सी हो गई? वो होगी थी ध्वनियां। और भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और ना किए जा सके लिखित रूप में, वो हो गया था हमारा वर्ण। फिर हमने देखा था कि वर्णमाला क्या होती है? एक निश्चित क्रम में लिखे गए समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। क ख ग घ ङ छ छ ज ज ज ट ठ ड ढ। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब एक निश्चित क्रम होता है इनका, है ना? क के बाद आप च नहीं लिख सकते, क के बाद ख है तो आपको ख ही लिखना पड़ेगा। ये सीरिएशन में चलती है, सीरीज होती है इनकी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि देवनागरी लिपि में कुल व्यंजन होते हैं 52, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2, जो कि इधर लिखे भी हुए हैं सामने ड ढ। कुल व्यंजन 11 बताए थे। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अंग विसर्ग। ठीक है, कुल व्यंजन 33 थे, संयुक्ताक्षर 4 थे जो लिखे हुए हैं नीचे इधर। उसके बाद हमने देखा व्यंजनों के बारे में कि जो व्यंजन के वर्ग होते हैं, इनको व्यंजन के जो पहले अक्षर होते हैं उसके आधार पर बांटा जाता है। क वाली लाइन क वर्ग, च वाली च वर्ग, ऐसे सो ऑन वर्ग्स होते हैं। इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलते वक्त उच्चारण जो है वो स्वरों और व्यंजनों के मध्य से हो, बीच में से हो। फिर हमने देखा था ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म ऊष्मा निकली। ठीक है, श, श, स, ह इसके उदाहरण है। फिर संयुक्त व्यंजन जो कि 2 वर्णों से मिलके बनते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। फिर हमने संयुक्त व्यंजन या अक्षर कह लीजिए, हमने देखे थे कि ये किन-किन वर्णों से मिलकर इनका बनाव होता है, और इनके संधि विच्छेद भी देख ली थी ताकि आगे एग्जाम में आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमने पता किया था अनुस्वार वो वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक से कम और मुंह से ज्यादा सांस ली जाती है, जैसे कि गाओ, आन, तासु, है ना? जबकि अनुस्वार वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक से ज्यादा और मुंह से कम सांस निकलती है, जैसे कि अंश, अंक, पंच, पतंग, अंग, इनॉल। प्रयत्न के आधार पर घोष और अघोष, जिन जिन शब्दों को या जिन वर्णों को बोलते हुए हमारी स्वतंत्रियों में कंपन हो, हमारे गले में वाइब्रेशन हो, तो वो क्या होती है? सघोष या फिर घोष। और वाइब्रेशन नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी? अघोष। श्वास की मात्रा के आधार पर, है ना, सांस के आधार पर जिसको बोलते समय ज्यादा जान लगे वो महाप्राण हो गए, जिनको बोलते समय कम जान लगे, कम बल लगे, वो हो गए अल्प प्राण। चार्ट दिया गया, आप देख लीजिएगा। लास्टली हमने बात की थी कंठस्थ के आधार पर कौन से व्यंजन होते हैं? वो व्यंजन जिनको बोलने के समय गला बिल्कुल सीधा हो, मतलब जिनको हम बिल्कुल आराम से बोल पाए, हमारे मुंह के अंदर कोई भी सेंसेशन ना हो। जैसे कि क वर्ग के पांचों के पांच वर्ण जो है वो कंठस्थ वाले होते हैं। फिर तालव्य, तालव्य का मतलब होता है जीभ, यानी कि जब जीभ सीधी रहे और मुंह के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको जीभ टच करे। च वर्ग के सारे वर्ण इसके अंदर आते हैं। फिर है मूर्धन्य, जब ध्वनि के उच्चारण में जीवा मुड़ जाए, है ना? मूर्धन्य से पता चल रहा है कि मुड़ने की बात हो रही है। वो शब्द, वो अक्षर जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुड़ के बोले, वो ट वर्ग के सारे अक्षर हो गए, ट, ठ, ड, ध, है ना?
फिर दंतस्थ, दंत मतलब का मतलब होता है ये दांत। तो जब जीभ के ऊपर वाले दांतों का स्पर्श करती है तो वो त वर्ग के सारे वर्ण हो गए। फिर आता है वत्सर्य व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ पीछे चली जाए, ठीक है, वो क्या हो गए? वत्सर्य व्यंजन। फिर देखा था कंठालू, कंठ तालु, यानी कि जब उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो, ऐसे व्यंजन कहलाते हैं कंठ तालु। इसमें सिर्फ दो व्यंजन आते, छोटा ए और बड़ा ए। फिर आता है कंठोष्ठ व्यंजन। जब उच्चारण कंठ और होठ दोनों से हो तो वो क्या कहलाया जाएगा? कंठोष्ठ व्यंजन। ठीक है जी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दंतोष्ठ व्यंजन, यानी कि जब उच्चारण दांतों और होठों से दोनों से हो। ठीक है। लास्टली हमने इन व्यंजनों का चार्ट दिखाया था कि स्थान के आधार पर स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो उम्मीद कर कि आपको आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। इसी वीडियो का, इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट में जल्द से जल्द लेके आऊंगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा, बाय बाय।